हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज फिर हम मिले हैं साइंस की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग साइंस की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। इतनी एक्सप्लेनेशन जिसमें आप के द्वारा हर एक क्वेश्चन को उतना सोल्व किया जा सके कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आसपास का क्वेश्चन आ जाए तो आप रुके नहीं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर टिक करके आए। तो ये जो सीरीज रहेगी ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोगों को ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस सीरीज के पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद आंसर्स। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए देरी ना शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू, जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? तो आपको याद रखना है, बायो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन को अमोनिया में यानी कि NH3 में बदलते हैं। हमारे नेचर के अंदर, हमारी हवा के अंदर बहुत नाइट्रोजन गैस है, लेकिन हमारे प्लांट्स कहते हैं कि भाई हम नाइट्रोजन सीधा नहीं खा सकते। जैसे कि हम है, मान लीजिए अगर मुझे आप लाके कह दोगे कि मैम ये घिया है, आप खा लीजिए, फिर क्या मैं खा लूंगी? घिया तोरी है, टिंडे हैं, क्या मैं कच्चा खा लूंगी? नहीं खाऊंगी। लेकिन अगर उसी की मैं सब्जी बना दूं तो वो खाई जाएगी? बिल्कुल खाई जाएगी। उसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन नहीं खाते, लेकिन अगर उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया में बदल दिया जाए तो प्लांट्स उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन का काम होता है तो उसके अंदर आपको याद रखना है, तीनों का ही कन्वर्जन कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। जब हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया में कौन कन्वर्ट करता है? तो अभी मैंने बताया, बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट करते हैं। अगर नाइट्रेट या नाइट्राइट का नाम किया जाए तो एक बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा फेमस है, मैं उसी का नाम आपको बताऊंगी, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, ये सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होता है, जो कि नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए क्या है, विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन हार्मोन कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। क्या नाम होता है साइंटिफिक? कैल्सीफेरोल। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। जब किसी की हड्डियां कमजोर होने लगती है तो डॉक्टर कहता है भाई या तो कैल्शियम की गोलियां लो या फिर क्या करो, धूप में बैठो, सुबह सुबह की ताजा धूप में बैठो, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी हमें उस धूप से मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, वो धूप हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को बनाती है। ठीक है, तो कैल्शियम को बनाती है, इसीलिए कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से जुड़ा हुआ नाम आपको दिख रहा है, इससे हमारी मजबूत होती है क्या? हड्डियां। ये हमारी किससे रिलेटेड है? हमारी बोन्स यानी हड्डियों से रिलेटेड है। ये बात लिख लीजिए। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में जो सबसे फेमस बीमारी है वो है रिकेट की बीमारी। रिकेट हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या हो जाता है, बंदा छींकता भी है ना तो उसको डर होता है कि उसकी बोन जो होगी वो फ्रैक्चर हो जाएगी। ठीक है, इतनी ज्यादा कमजोर हड्डियां हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी। उसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहा है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का नाम। ठीक है, ट्रिप्टोफैन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन। क्या बोला जाता है? नियासिन विटामिन B3 का नाम है। जबकि पेंटोथेनिक एसिड है विटामिन B5 का नाम, थायामीन है विटामिन B1 का नाम और रेटिनोल है विटामिन ए का नाम। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर? चलिए, विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। किसके लिए? आईज के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये जो होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें रतौंधी की बीमारी हो जाती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा 2 और बीमारी होती है जो इससे हो सकती है। ठीक है, ज़ेरोप्थेल्मिया हो सकती है इससे। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस आपको फिलहाल याद रखनी है। ज़ेरोप्थेल्मिया और डर्मेटोसिस 2 और बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। चलिए लिख लीजिए, 2 और बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। एक होती है ज़ेरोप्थेल्मिया,
जेरोप्थेल्मिया को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अश्रु शुष्क। अश्रु शुष्क। इसमें क्या होता है, बंदा रोना भी चाहे ना तो वो रो नहीं पाता, उसकी आंखें इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है, यानी कि आंसू भी सूख जाए, इसको जनरली ऐसा बोला जाता है। और तीसरी बीमारी जो इससे होती है वो होती है डर्मेटोसिस। डर्मा शब्द हमारी त्वचा के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें आपकी जो त्वचा होती है, इसमें जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, ठीक है, त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, डर्मेटोसिस। ये तीनों की तीनों बीमारियां विटामिन ए से होती है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से आंखों की बीमारियां, रक्त की अनेमिया की बीमारी हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन हेल्प इन मेकिंग प्रोथ्रोम्बिन इन आवर बॉडी? कौन सा विटामिन प्रोथ्रोम्बिन बनाने में मदद करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन बनाने में कौन मदद करेगा? तो याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको ब्लड क्लॉटिंग का एक स्पेशल पेज दिया था और वहां पे क्लियरली बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन मदद करता है वो होता है विटामिन के। तो आंसर यहां पर विटामिन के जाएगा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन बी यहां पर आपको नहीं याद रखना, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी लिख लीजिए आप कहीं पे, ठीक है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट यहां पे लिख लीजिए विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कर्वी, जबड़ों में से खून आने लग जाता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, बताया है, रिकेट, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, ये सब हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? तो व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका हमारी बॉडी की क्या थी? हमारी बॉडी की आर्मी थी। और आर्मी का काम क्या होता है? आर्मी हमें टेररिस्ट से बचाती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में टेररिस्ट कौन होंगे? जो कि हमें बीमारियां कर देंगे। तो हमें डिसीज यानी बीमारियों से बचाती है कौन? WBC, ठीक है, WBC। उसके अलावा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है? RBC। न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हमें RBC और प्लाज्मा मदद करता है, ठीक है। और पानी के सर्कुलेशन में भी प्लाज्मा मदद करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैम आप पूछ सकते हो कि मैम प्लाज्मा क्या होता है, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी प्लाज्मा क्या होता है। लीजिए क्वेश्चन आ गया, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लड? प्लाज्मा हमारे रक्त का कितना परसेंट बनाता है? तो एक पेज लेंगे खाली और करेंगे यहां पर हमारे ब्लड की स्टडी। ब्लड यानी कि जो हमारा रक्त होता है, ये क्या होता है आप सभी जानते हो, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि एक संयोजी ऊतक है। लेकिन इसके आगे मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूंगी, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप सभी जानते हो ब्लड हमारा लिक्विड होता है, तरल होता है। संयोजी क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी को जोड़ता है। अब ब्लड जो होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है लिक्विड पार्ट, तरल भाग, और एक होता है सॉलिड पार्ट, यानी ठोस भाग। तरल भाग कहलाता क्या है? तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट होती हैं सेल्स, यानी कोशिकाएं। कौन कौन सी कोशिकाएं? तो ये 3 होती हैं, RBC यानी लाल रक्त कोशिका, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका, और प्लेटलेट यानी बिंबाणु। अब याद क्या रखना है आपको? याद रखना है कि प्लाज्मा जो होता है वो टोटल 55% हिस्सा होता है पूरे रक्त का, जबकि सेल्स जो होती है वो टोटल 45% हिस्सा होती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा होती है RBC, फिर होती है प्लेटलेट, और फिर होती है WBC, ठीक है। इनकी आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लड के बारे में मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी है। चलिए वापस अपने से क्वेश्चन सीरीज पर चलिए आ जाइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लड? तो अभी मैंने बताया प्लाज्मा 55% हिस्सा बनाता है। और प्लाज्मा जो होता है वही बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। किसकी? ये न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ये हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में, वेस्ट की ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजों की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है प्लाज्मा हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन? टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक है एडवर्ड जेनर। इन्होंने पहली बार टीका यानी वैक्सीन की खोज की थी, जो कि था स्मॉल पॉक्स
का टीका यानी चेचक का टीका खोजा गया था सबसे पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा। अरिस्टोटल यानी अरस्तु कौन है? अरस्तु हमारे जूलॉजी के फादर हैं, बायोलॉजी के फादर भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। मेंडल हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं और लेमार्क जो होते हैं वो हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मलेरिया का वेक्टर कौन है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो देखिए यहां पर दो चीजें आती है, एक तो होता है वेक्टर यानी फैलाने वाला और दूसरी चीज होता है कोविटिव एजेंट यानी करने वाला। बीमारी करता कौन है और फिर उस बीमारी को फैलाता कौन है? दो अलग अलग चीजें हैं। तो अगर फैलाने वाला पूछा जाए तो आएगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो यानी मादा एनाफिलीज मच्छर। जबकि अगर कोविटिव एजेंट पूछा जाए, कोविटिव एजेंट कौन होगा? तो कोविटिव एजेंट होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर कोविटिव एजेंट पूछा जाता तो प्लाज्मोडियम आता इसका आंसर। क्लियर है? प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का परजीवी यानी प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो आपको खट्टी डकारें आती हैं वो हमारी जो बर्फ आती है खट्टी खट्टी, वो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही आती है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? लैक्टिक एसिड हमारे दूध में, दही में, ठीक है, पनीर में यानी दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट में होता है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ होता है? ऑक्सैलिक एसिड हमारे टमाटर में होता है, पालक में होता है, ठीक है, इन सब में ऑक्सैलिक एसिड हो गया। बोरिक एसिड क्या होता है? आई वॉशेस में, आंखों को धोने वाले जो केमिकल्स आते हैं, वॉशेस आती है, उनके अंदर होता है बोरिक एसिड, ठीक है, याद रखोगे ये बात। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड स्टिंग? लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर जाएगा मिथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ये लाल चींटी के डंक में होता है, इसीलिए जब भी लाल चींटी काट लेती है तो हमें एक दर्द होता है, ठीक है, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको दिख रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में होता है? ये सिरके में होता है यानी कि विनेगर में होता है। एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड, दोनों एक ही चीज है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सिट्रिक एसिड होता है हर खट्टी चीज में यानी लेमन में, नींबू में, ठीक है, और जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में होता है मैलिक एसिड। लैक्टिक एसिड में पहले ही बता चुकी हूं, मिल्क प्रोडक्ट में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड अमरूद में लिख लीजिए, गुआवा में होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का भी नाम होता है, याद है। ग्लूटामिक एसिड किस में होता है? ग्लूटामिक एसिड हमारा जो होता है वो व्हीट के अंदर होता है, गेहूं के अंदर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द अदर नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज? सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम बताओ, तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसी को अम्लों का राजा यानी किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। इसी को थोथे का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ही। इसी को तेजाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तेजाब बोला जाता है। यही जो होता है वो बैटरियों में, एसी नहीं सॉरी, इन्वर्टर की बैटरियां जो होती है उनके अंदर डलता है, H2SO4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल नहीं है? तो अम्ल कौन नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक अम्ल नहीं है भाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, एंटासिड एक अम्ल नहीं है। अब आप बोलोगे मैम चारों ही एसिड है, नाम तो एसिड है चारों की, लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पेट यानी आमाशय में यानी स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? हमारे स्टमक में पाया जाता है, जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। लैक्टिक एसिड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वीक एसिड होता है, दूध के प्रोडक्ट में मिलता है, और म्यूरिएटिक एसिड HCl का ही नाम होता है, HCl को ही म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं। एंट एसिड क्या होता है? देखिए, तो एंट एसिड होता है एक बेस जिसका नाम है MgOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंट एसिड बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम जब ये एक बेस है यानी जब एक ये क्षार है, क्या है? एक क्षार है, तो इसे एसिड नाम क्यों दिया? क्योंकि देखिए आप सभी को जानते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल। क्यों हो जाती है एसिडिटी? क्योंकि हमारे पेट में है HCl, वो ज्यादा निकलेगा,
तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इनो पी लेंगे। इनो में क्या होता है, इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेस। तो जब उस एसिड के ऊपर ये बेस गया तो हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है, यानी न्यूट्रल हो जाता है, सब कुछ तटस्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या काम किया, एसिड के अपोजिट काम किया, एसिडिटी को खत्म किया। तो एंट एसिड का मतलब है एंटी एसिड, यानी प्रतिअमल, ऐसा केमिकल जो कि एसिड के अगेंस्ट काम करे उसे एंट एसिड बोलेंगे। इसीलिए ये क्या है, बेस है। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज, अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है। आप बोलोगे मैम MgOH का ट्वाइस होता है, ये गलत लिखा हुआ है, MgOH का ट्वाइस, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, तो लेकिन एंट एसिड भी होता है ना, तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला गया। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच एलिमेंट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, निम्न में से किस तत्व के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। देखो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एक एटम के अंदर 3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अकेला एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। और इन डिटेल पूछा जाए तो हाइड्रोजन के अंदर भी 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें से प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी दोनों में न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप इज ऑफ विच एलिमेंट, निम्न में से किस तत्व के पास सबसे ज्यादा एलिमेंट आइसोटोप पाए जाते हैं, यानी समस्थानिक पाए जाते हैं। तो पोलोनियम, 42 आइसोटोप होते हैं पोलोनियम के, सबसे ज्यादा आइसोटोप माने जाते हैं इसके। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आइसोटोप क्या होते हैं, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बता देती हूँ, आइसोटोप होते क्या है। देखो आइसोटोप, जिनका टॉप सेम हो, टॉप सेम हो का मतलब जब भी हम कोई तत्व लिखते हैं, मान लीजिए हमने एक्स तत्व लिखा, नीचे उसका एटॉमिक नंबर आता है, उसका ऊपर एटॉमिक मास आता है। जिसका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। ये क्या लिखा मैंने, ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, और नीचे क्या है, ये एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। समस्थानिक यानी आइसोटोप वो होते हैं जिनका टॉप क्या होता है, अलग होता है। टॉप क्या होता है, अलग, यानी कि ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर तो होगा सेम लेकिन एटॉमिक मास होगा डिफरेंट। जैसे कि मैंने लिखा हाइड्रोजन नीचे 1, हाइड्रोजन नीचे 1, हाइड्रोजन नीचे 1, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, लेकिन ऊपर में क्या लिख रही हूं, 1 2 3, ये तीनों क्या है, आइसोटोप। इसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ विच सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हम कर चुके हैं। नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होती है, यानी कि ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ी है, उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, किडनी के अंदर होती है और ये क्या करती है, यूरिन बनाती है। ठीक है, हमारे गुर्दों में मौजूद होती है और ये हमारा मूत्र बनाती है। ठीक है, ब्लड को क्लियर करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई एग्जैक्ट सेल काम नहीं करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्वियोलाई काम करती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेफ्रॉन कैसा दिखता है, नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब आपको याद आ जाएगा, आपने पढ़ा हुआ होगा नेफ्रॉन, ये होता है नेफ्रॉन। ठीक है, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी बाद में करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एल्वियोलाई इज द यूनिट ऑफ विच सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, एल्वियोलाई हमारी किसकी यूनिट होती है, तो मैंने बता दिया, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसी को वायु कुपिकाएं कहते हैं। इसी से ये जो एल्वियोलाई होती है, इसी से जो ऑक्सीजन होती है वो किस में जाती है, ब्लड वेसल के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से वापिस आती है। ठीक है, ये काम एल्वियोलाई का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। द मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द किडनी इज नोन एज, किडनी के चारों तरफ मिलने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। देखिए वैसे तो इसे ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर जाएगा पेरिटोनियम। किडनी के चारों तरफ, पेरी का मतलब है
चारों तरफ मिलने वाली, तो किडनी के चारों तरफ मिलने वाली लेयर को पेरिटोनियम कहते हैं। इसके अलावा पेरिओस्टियम हमारी बोन्स के चारों तरफ मिलती है, हड्डियों के चारों तरफ, पेरिकार्डियम हमारे हार्ट के चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ, और प्लूरा मेम्ब्रेन हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के चारों तरफ मिलती है। ठीक है, तो अलग अलग मेम्ब्रेन आपको यहाँ से याद हो जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव में कितनी लारीय ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 पेयर, 3 पेयर होते हैं। कौन कौन से? तो तीनों पेयर के नाम लिखेंगे। पहला है सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। देखिए नाम से ही आपको पता भी लग जाएगा ये कहां पे मिलते हैं। ठीक है, देखिए सबलिंगुअल से आपको क्या पता लग रहा है? सबलिंगुअल से ये लिंगुअल यानी जीभ के नीचे मिलती होगी। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सब मैंडिबुलर हो गया, सबलिंगुअल हो गया, और तीसरी हमारी होती है सब मैक्सिलरी। क्या होता है? सब मैक्सिलरी, पैरोटिड बोलते हैं जिसे। मेन नाम को आपको याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड। तो आपके पास 3 जोड़े हो गए, 2 हो गई सबलिंगुअल, 2 सब मैंडिबुलर और 2 पैरोटिड। ठीक है, तो सबलिंगुअल के बारे में आपको याद रखना है, ये हमारी जीभ के नीचे यानी टंग के नीचे मिलती है। सब मैंडिबुलर लोअर जो के नीचे। मैंडिबुलर क्या होता है? मैंडिबुलर हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है, तो नीचे वाले जबड़े के नीचे मिलती है। और पैरोटिड दोनों गालों की तरफ, कानों के पास। अगर मैं एक चेहरा बनाती हूँ इंसान का, तो ये हमारी पैरोटिड है। यहाँ पे ये क्या है? पैरोटिड। ठीक है, यहां पर ये क्या है? हमारी सब मैंडिबुलर। और जीभ के नीचे की तरफ यहीं पर ही ये होती है सबलिंगुअल। ठीक है, तो टोटल 3 जोड़े हमारे अंदर लारीय ग्रंथि होती है। क्लियर? तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, और आप जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक को आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए।